आप लिख सकते हो। एक प्रॉब्लम को यू कैन एक्सप्लेन दिस साइन थीटा कॉस थीटा, यू कैन कुछ भी कर सकते हो। व्हाट अबाउट सॉल्यूशन? हर किसी के पास अपना एक सॉल्यूशन होगा, हर व्यक्ति, हर एक आदिवासी युवा के पास हर समस्या का सॉल्यूशन है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसकी सुनता कोई नहीं। जिन्हें उनके कान बना के भेजा जाता है वो वहां पे जाके बोलते नहीं। आई एम अ रेगुलर ऑब्जर्वर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डिबेट्स। सॉरी टू से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय आवर लीडर्स। नन ऑफ देम हैज रेज्ड वेरी ग्रेव कंसर्न ऑफ आवर पीपल। मैं पिछले 5 सालों से लगातार हर राज्यसभा हर लोकसभा की डिबेट देखता हूं, सुनता हूं, और हमारे विषयों को, हमारे मुद्दों को सिर्फ साई साहब हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो आवाज है, जो युवाओं की, जो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है, जो ये सोचता है, उसकी आवाज वो सुनना चाहता है आपके द्वारा, उसकी जो खामोशी है वो आवाज बन के संसद में निकलनी चाहिए और कहीं नहीं निकलनी चाहिए। तो ये है, लेकिन बात वही आती, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो मैंने अपना एक सिस्टम इंजीनियरिंग के हिसाब से एक फॉर्मूला निकाला, कुछ रिसर्च की, कुछ पढ़ा, तो आई हैव डिवाइज्ड वन फॉर्मूला दैट मे बी यूजफुल, दैट मे नॉट बी यूजफुल, बट दैट इज माय फॉर्मूला। ठीक है, तो क्योंकि हमारा अपना है तो एक थोड़ा अपना फॉर्मूला है। दैट फॉर्मूला इज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल एम्पावरमेंट। क्योंकि हमको रिजर्वेशन मिल गया, हमको पेस्को मिल गया, हमको सब मिल जाएगा, बट जब तक हमें एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये जो है, ये जैसे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि व्यक्ति को आप कुछ मछली देना नहीं, मछली पकड़ना सिखाइए। तो हम ये जो मेरा एम्पावरमेंट का फॉर्मूला है, दैट इज ई फॉर एम्पावरमेंट, E for empowerment of tribals. E is equals to education. E is equals to education into employment into entrepreneurship. E cube into U into H. U for unity, H for health. तो E is equals to E cube U H. तो जो हम अब तक हमारी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ये सारी पॉलिसीज जो हैं ये डिमांड ड्रिवन पॉलिसीज हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो लोग हैं एक विजन ड्रिवन पॉलिसी बनाए जाए, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक पॉलिसी हो सारे ट्राइबल एरियाज के लिए, और ये जो सारी चीजें हैं दे आर स्टेट सब्जेक्ट। इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बने जो कहे कि एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल शुड बी इन एजुकेशन। उसके लिए एक नेशनल ट्राइबल एजुकेशन बोर्ड हो जो ये बताए कि एक बस्तर के एरिया को आप आइंस्टीन का फॉर्मूला सिखा के क्या फायदा पाएंगे, वो न्यूटन के 3 लॉ पढ़ के क्या रिसेंट उसमें क्या करने वाला है। तो प्राइमरी एजुकेशन में तो उसको जो जरूरत है वो पढ़ाया जाए, और अगर आवश्यकता हो तो बाद में फिनिशिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट से उनको चीजें पढ़ाई जाए। तो पहली चीज है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, व्हाट वी आर गेटिंग। हम 8वीं 10वीं 12वीं पास होते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो हमें खुद नहीं पता होता हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, उसके लिए एक बोर्ड का कुछ गठन हो जो ये डिसाइड करे कि हमें क्या जरूरत है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, अभी सबसे बड़ी चीज जो है एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ट्राइबल्स इज द लीस्ट इन इंटायर इंडिया। हम ना ही हम ड्राइविंग सेक्टर में है, किसी भी सेक्टर में देखें ट्राइबल्स की एम्प्लॉयबिलिटी सबसे कम है। पहली चीज बिकॉज वो बहुत भोले वाले हैं, दूसरी चीज उनके अंदर ग्रीड नहीं है, तीसरी चीज उनके साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो अलाइड प्रॉब्लम है एम्प्लॉयबिलिटी की, वो हमारी जो हमको एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलता, वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कर देती हैं हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को। तो जो स्किल डेवलपमेंट का सरकार ने वो किया है उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, जो बहुत जरूरी है। आज हमारे ट्राइबल्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर मतलब मैं खुद खड़ा होकर ये सोचूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं। एंटरप्रेन्योर मतलब अपना कुछ उपक्रम या कुछ शुरुआत करना चाहता हूं, तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए। यू इज यूनिटी। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल को पता नहीं नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल क्या है, क्यों है, उसका नाम क्या है, या गोवा के उसका क्या है। किसी के साथ किसी की यूनिटी नहीं है, हम लोकल डोमेन में एक दूसरे को जानते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम हो कि सारे ट्राइबल्स के बीच एक यूनिटी डेवलप हो। आप एक नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब को अपना भाई बोल सकें, आप दोनों के बीच में इस तरह के भाव हों कि चाहे वो जम्मू कश्मीर का ट्राइब हो या तमिलनाडु का ट्राइब हो या नॉर्थ ईस्ट का ट्राइब हो, चाहे राजस्थान का ट्राइब हो,
उनके लिए आपके दिल में वही भाव हो जो आपका छत्तीसगढ़ के ट्राइब के प्रति है। यह है यूनिटी। फोर्थ इज हेल्थ। हेल्थ इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट, बट आई थिंक हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ट्राइबल हेल्थ स्कीम को, नाउ इट इज हाई टाइम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्राइबल हेल्थ विच इज इन वेरी पैथेटिक कंडीशन नाउ इट इज। तो ये एक मेरा छोटा सा ये ऑब्जर्वेशन है, और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा कि डिसीजन मेकिंग पावर आज के युवा के हाथ में है, आपके हाथ में है। आप अगर अपनी खामोशी से हर चीज एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जो समस्याएं हैं ये वैसी ही रहने वाली हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए आपको आखिरी पंक्ति में बैठे हुए आदिवासी को उठ के खड़ा होकर कहना पड़ेगा, ये मेरा देश है, ये मेरा जंगल है, ये मेरी खनिज संपदा है, मैं इसकी रक्षा करने के लिए आया हूं। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि यही मेरा जस्टिस है और यही मेरा धर्म है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपके द्वारा इस समस्या के बारे में एक खाका खींचा गया, जो परिस्थिति है उसको बताया गया। अब ज़्यादा औपचारिकता ना करते हुए दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बुलाने से पहले मैं 2-3 बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। आज हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं, उनमें से एक आतंकवाद, जैसे बीच में इनसे चर्चा होती रही, जैसा आपको परिचय भी कराया कि आपका आतंकवाद को भारत में और मुंबई तो सबसे बड़ा गढ़ रहा है आतंकवाद का। तो मुंबई जैसे स्थान पे आतंकवाद को हटाने के लिए उनकी भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रही है। जैसे 26/11 की हमला हो या अजबल कसाब को उनको गिरफ्तार करके उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और ये आतंकवाद है कहीं ना कहीं नक्सलवाद से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जितने अतिताई जो समूह है ये कैसे हमारे देश के विकास में बाधक बनते जा रहे हैं। अभी लक्ष्मण जी मरकाम ने भी कहा कि कैसे ये हम जब 2020 की कल्पना कर रहे हैं तो 2020 की कल्पना में काफी सारी चीजें हैं और उस कल्पना में हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित हो, है कि हमारे भारतवासी की भागीदारी सुनिश्चित हो। हम एक प्रगतिशील भारत के रूप में, हम एक विश्व गुरुत्व भारत की ओर में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के गतिरोध हमारे जगह में पैदा करने वाले कौन ऐसे आतताई लोग हैं, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सके। कई दफे क्या होता है, छत्तीसगढ़ में कोई यहाँ पे कुछ तथाकथित माओवादी या फिर आतंकवादी जो समर्थक लोग हैं या कुछ बयान देते हैं, फिर कई जगह बयान देते हैं, लेकिन उस बयानों को भी कई जगह नकार करके उन्हें कई ऐसे जगहों पर भी स्थापित किया जाता है। ये भी सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है ऐसा हुआ। तो ये चीजें हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी घटना अभी हमारे सामने, बहुत दर्दनाक घटना घटी। स्कूल में बच्चों को लाइन से, मेरे ख्याल से उसमें 148 लोगों को एक साथ भून दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही है और इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। भारत एक वाकई में आगे बढ़ता हुआ देश के रूप में स्थापित हो रहा है और तो इस स्थिति में हम कैसे, आदरणीय दाते जी हैं यहाँ पे, ये आतंकवाद कैसे हमारे इस बढ़ते हुए भारत को नुकसान ना पहुंचाए, आगे की क्या कार्रवाई हुआ, उनके कुछ काम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, हमारे 150 विद्यार्थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर, तो ये जनजाति क्षेत्र से है, जनजाति बहुल क्षेत्र से जनजाति हैं इसमें पूरे। तो इनके भी कुछ सवाल हो सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कैसे हम इसको हटा सकें, कैसे इसके विरुद्ध हम एकजुट से आ सकें आगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, आपने बहुत काम किया, बहुत लंबा संघर्ष है आपका, है कि नहीं। और फिर उसका हमको क्या फायदा मिल सके अपने क्षेत्र में जाके। हम अगर जाएंगे अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है इससे कुछ प्रेरणा लेकर उसमें कुछ अभियान चला सकते हैं क्या, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए तो बड़ा अच्छा है। इनके बाद एक प्रश्नोत्तरी सेशन है वो चलेगा, तो उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी कड़ी के साथ में मैं सदानंद दाते जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। असैसिनेशंस, दहशत या आतंकवादियों ने मारने की घटनाएं, वो सबसे ज्यादा 664 पाकिस्तान में हुई, फिर इराक में, कोलंबिया में, अल्जीरिया में और भारत में 330 हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनार्म्ड असॉल्ट, जिसमें
हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन दहशतगर्दी की गई, ऐसे वाकयातों में भी हमारा चौथा नंबर आया पूरे विश्व में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी कंपटीशन किसके साथ है। तो तो ये थीम चार्ट है, जिस देश में ज्यादा घटनाएं हुई उसका गोला बड़ा है। तो यह है इंडिया, टोटल 4508 घटनाएं हुई। यह है इराक, इसमें से सीरियस घटनाएं 6439 हुई। और अगर आप रशिया देखेंगे ये 1515 है। और अगर आप ये सब ऐसे कंट्रीज है छोटे छोटे, पाकिस्तान है, लेकिन इसमें आपको चाइना, यूएसए कहीं दिखाई नहीं देंगे। जो समस्या हमारे सामने है उससे वो बहुत ही ज्यादा समस्या है, और इसमें हमारी बहुत जो शक्ति है, हमारी जो रिसोर्सेस है, वो हमारे कमिट हो रहे हैं, जो कि हम टाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी कंपैरिजन है जो प्रगत राष्ट्र है उनसे। हमारे यहां पे 4508 हमले हुए, यूएसए में 540 हुए, रशिया में 1515 हुए, चाइना में 161 हुए। मैं इसलिए आपको ये निर्देशित करना चाहता हूं कि हम जब हमारी प्रगति होगी तो हमारे प्रगति के खिलाफ जिनको काम करना है वो जो बाधाएं डालेंगे, उसमें से आतंकवादी घटना एक बहुत बड़ी बाधा है। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ के आतंकवादी हमले किसी दूसरे देश से प्रेरित होकर होते हैं। तो जैसे हमारी डेवलपमेंट होगी, मैं समझता हूं कि ये हमले बढ़ने वाले हैं, ना कि घटने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पीछे इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1991 से लेके किस तरह से घटना हुई है उसका एक ये चार्ट है। और हम देखेंगे कि 2007 से ये हमलों का सिलसिला जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे देश में सबसे ज्यादा आतंकी हमले कहां पे हो रहे हैं? तो सबसे ज्यादा तो हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हो रहे हैं आसाम में, उसके बाद में हो रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर पंजाब में, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, नवी दिल्ली और उड़ीसा। ये क्षेत्र है जहां पे इन 20 सालों में सबसे, और इसमें नक्सल अटैक्स इंक्लूडेड हैं, तो सबसे ज्यादा हमले जो है इन राज्यों में और इन क्षेत्रों में हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दूसरे तरह से पाई चार्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वही स्टेटिस्टिक्स है। सबसे ज्यादा आतंकी हमले करने वाले संगठन जो है, पहले 5 संगठन, उनकी ये लिस्ट है। उसमें सबसे ज्यादा हमले जो है सीपीआई, माओइस्ट ने किए हुए हमले हैं, और फिर उल्फा जो आसाम में कार्यरत है, फिर लश्कर तैयबा, उसके बाद है जो अभी हमला हुआ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और हिजबुल मुजाहिदीन। ये 5 संगठन है जिन संगठनों से सबसे ज्यादा हमले 20 सालों में भारत में हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक एक करके। अब ये जो हमारे यहाँ पे टेररिज्म है, इसके स्रोत क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो एक है जो पाकिस्तान ने मजहब और अपनी विचारधाराओं के जरिए जो आतंकवाद फैलाया है, वो एक स्रोत है। दूसरा स्रोत है जो इनग्रोन टेररिज्म है, इंडियन मुजाहिदीन। लोग खुद इस विचारधारा से कि हमारे मजहब अभी खतरे में है करके जो कर रहे हैं, वो दूसरा स्रोत है। फिर आइडियोलॉजिकल टेरर, जो नक्सलिज्म हम बोल सकते हैं। माओ का एक प्रसिद्ध वाक्य है, उनकी पूरी विचारधारा का वो निदर्शक है। वो ये बोलते हैं, पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। राजनीतिक ताकत जो है वो बंदूक के सहारे ही जीती जा सकती है, और उनका पूरा जो वर्किंग है वो टेरर जैसा ही वर्किंग है। तो माओइज्म एक स्रोत है। नेक्स्ट। मुंबई जैसे बड़े महानगर में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम फुट सोल्जर्स और वेपन्स सप्लाई करता है
जो भी उसको सही प्राइस दे रहा है उसको। तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने जब 1993 में दाऊद के साथ मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किए, तो उसको जो दाऊद का टेरर नेटवर्क था उसने अपना स्मगलिंग नेटवर्क यूज करने के लिए दिया आरडीएक्स लाने के लिए, और अपना स्मगलिंग नेटवर्क दिया आरडीएक्स प्लांट करने के लिए। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो भी एक बहुत महत्व का स्रोत है, लोग सप्लाई करने के लिए, टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए, वेपन सप्लाई करने के लिए और एक्सप्लोजिव सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे ख्याल से समय जो हमारे पास है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सारा कवर नहीं करूंगा, संक्षिप्त से मैं बताऊंगा कि जो हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था है उनको खतरा जो है वो किन तरफ से है। एक तो जो जिहादी टेररिज्म है जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका एक ऑपरेशन टोपैक करके है, ये बहुत जान लेना जरूरी है। पाकिस्तान का ऑपरेशन टोपैक में वो आईएसआई चाहती है कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज है उसके 0.01% लोगों को रेडिकलाइज किया जाए। अगर हमारे देश की माइनॉरिटी पॉपुलेशन 20 करोड़ है तो 0.01% बनता है 2 लाख। मुंबई में 26/11 हमले के लिए 10 कमांडोज आए थे। हमें अगर दहशतवाद से लड़ना है तो हमें यह समझ लेना है कि हमारे जो खिलाफ लड़ने वाला है उसका प्लान क्या है। उसका प्लान है यहाँ के माइनॉरिटीज को टेरराइज करना और रेडिकलाइज करना, तो हमें उसके लिए कुछ उत्तर ढूंढना पड़ेगा। एक महत्व की घटना 31 दिसंबर को पूरी होगी, हालांकि वो काफी मात्रा में पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान में यूएस ने अपना जो फोर्सेस भेजे थे उसका विड्रॉवल अभी कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर को फॉर्मली कंप्लीट होगा। जब वहां पे यूएस के साथ लड़ने वाले लोग हैं, वहां पे लड़ने के लिए यूएस की फौज नहीं होगी, तो हो सकता है वो वहां पे कामयाब हो जाएंगे। उनको वहां पे काम नहीं रहेगा, तो वो लड़ने के लिए पाकिस्तान में आएंगे, और पाकिस्तान में अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद अपना नंबर लगता है। एक बहुत बड़ी घटना हमारे देश के बहुत नजदीक हो रही है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नक्सलिज्म के बारे में काफी कुछ कहा गया, नायक सर ने उसके ऊपर काफी रिसर्च भी किया है, किताब भी लिखी है, मैं ज्यादा नहीं उसमें कहूंगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि उनका पूरा काम जो है हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनको वो लिवरेज करना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई समाज ऐसा नहीं होता है जिसमें समस्याएं नहीं होती है, कोई आदमी ऐसा नहीं होता है जिसको समस्या नहीं होती है। ऐसा होते हैं कहीं कहीं जिनको कोई समस्या नहीं है, वो कहां पे है, वो शमशान घाट में पहुंच गया, उसके बाद सब समस्याएं हल। तब तक आदमी जिंदा है इसका मतलब उसको समस्याएं है। समाज में समस्याएं हमेशा होंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए या समस्याओं का इस्तेमाल किया जाए इसके ऊपर निर्धारित है समाज की प्रगति होगी कि नहीं। तो माओइज्म का पूरा जो मैंने बताया, पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, और समाज की जो समस्याएं हैं उसका इस्तेमाल करके समाज के जो नेतृत्व है उसको चैलेंज किया जाए, ये उनकी रणनीति है। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट में एक ध्यान में रखने वाली बात है जो कि हमारे देश में अभी तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन 1996-97 में साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। 2000 का ध्यान केंद्रित किया, हमको रोचक जानकारियां दी। एक इसमें चूंकि हम मीडिया के विश्वविद्यालय में हम अभी हमारा ये कार्यशाला चल रहा है, और इसके संदर्भ में भी एक बात आई, मीडिया को जो अभी नक्सलिज्म या फिर आतंकवाद से संबंधित जो कवरेज के मीडिया का कवरेज हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो इन कवरेज के संदर्भ में वाकई में एक प्रयास करने की जरूरत हो सकती है। ये बहुत बड़ा कदम होगा मेरे ख्याल से, इसको नक्सलिज्म को या फिर आतंकवाद जैसी समस्या को एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाचार पत्रों या फिर इसमें हम लोग यहाँ मीडिया के गुरुकुल में हम ये पढ़ाते हैं कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड। एक जो चित्र है वो 1000 शब्दों के बराबर है। तो ऐसे चित्र अगर आएंगे वहां पे मीडिया के माध्यम से या फिर विजुअल्स के माध्यम से, तो वो दहशतगर्दी का माहौल हमारे दिमाग में। और इस तरह से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। अब ये 2 प्रेजेंटेशन के बाद एक विचार अभिमत प्रस्तुति का ये सत्र है, इसमें 15 मिनट आप सभी के लिए हैं। जो भी इसके प्रेजेंटेशन के संदर्भ में आपके कुछ विचार दिमाग में आते हैं तो वो आप
पूछ सकते हैं। श्री टेररिस्ट अटैक इन इंडिया, उसमें यह था जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट अटैक होता है, आसाम में टेररिस्ट अटैक होता है, पंजाब में टेररिस्ट अटैक होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में होता है और उड़ीसा में होता है मुख्य तौर पर। सर, जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजन की प्रॉब्लम है, हिंदू एंड इस्लाम। आसाम में जनजाति और इस्लाम के बीच में समस्या है। पंजाब का मुझे पता नहीं। छत्तीसगढ़ में भी यही समस्या है कि जनजाति को जो है उसके धर्म और आस्था से अलग करने की और उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की जाती है। सेम समस्या झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है। वैसे ही समस्या मणिपुर, असम और नागालैंड में भी है। और आपने जो व्हाट कैन सिटीजन्स डू, इसमें एक था कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, लैंग्वेज शुड नॉट डिवाइड अस। मेरा प्रश्न ये है सर कि क्या नक्सलिज्म और टेररिस्ट अटैक, इसको कहीं रिलीजन परिवर्तन की बात जहां होती है, धर्म परिवर्तन की जहां बात करते हैं, जनजातियों को इस्लाम में परिवर्तन की बात करते हैं, जनजातियों को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन की बात करते हैं, कहीं ये जो परिवर्तनवादी है ये आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़ा हुआ तो नहीं है? ये प्रश्न है सर। डेटा इनका एक प्रेजेंटेशन है, मेरे मुझे लगता है कि ये जो बिंदु भर रहे हैं उनमें से कुछ उसका समस्या उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी होगा, और प्रेजेंटेशन के बीच में भी आप उससे संदर्भित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं इस हेतु श्री गिरधारी लाल नायक जी को मंच पर प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप लोगों ने मरकाम साहब को अच्छे से सुना और दाते साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं सीमित समय के बीच में प्रेजेंटेशन शायद समाप्त चर्चा करूंगा, जहां तक चले, जहां तक आप लोगों की इच्छा होगा वहां तक देख लीजिए। और चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं इसको नाम दिया हूं क्योंकि जो युवा गोठ में आप लोगों की चर्चा की विषय था ट्राइबल इश्यूज और नक्सल प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम ऐसे है, दोनों बास्केट ऑफ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। और ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है कि उसको सबसे पहले हमको नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, ये कोलाज है जो घटना हो रहा है, सबसे पहले हमको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दो जब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है हमको समझना जरूरी है कि ये समस्या क्या है। तो इसीलिए मैं पहला सवाल है, मैं पहले कुछ सवाल प्रस्तुत करता हूं और उसके माध्यम से फिर प्रेजेंटेशन बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहला सवाल है कि ये समस्या क्या है, इसका नेचर क्या है, क्योंकि ये एक हाथी जैसी समस्या है। आप अगर पूंछ देखेंगे लगेगा रोप, टांग देखेंगे लगेगा पिलर, कान देखेंगे लगेगा सुपा, ऐसे बहुत सारी ये लगेगा। तो इसको जब तक आप समग्र रूप से नहीं देखेंगे समस्या की क्या चीज है वो समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए समस्या को समग्र रूप से नंबर एक देखना है। दूसरी है समस्या, कुछ लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कुछ बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई कुछ भी बोल देता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप जब देखते हैं, कौन सी चीज दुनिया में सोशियो इकोनॉमिक नहीं है बताइए? जुआ सोशियो इकोनॉमिक है, डाउरी सोशियो इकोनॉमिक है, चोरी वो कर रहा है क्योंकि गरीब है इसीलिए चोरी कर रहा है, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है क्योंकि वो बोला है कि मैं किसी सोशियो इकोनॉमिक कारण से हुआ हूं। जो समाज में है वो सामाजिक कारण जुड़ जाता है, जब उसमें अर्थनीति आ जाते हैं अर्थनीतिक कारण जुड़ जाता है, सोशियो इकोनॉमिक कारण हर चीज में है। लेकिन इसको अगर और दूसरी रूप से देखेंगे तो ये समस्या और कुछ है। वो समस्या क्या है फिर मैं नेक्स्ट ये में जाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ समस्या क्या है कि साथ साथ ये भी आता है कि ये नक्सलियों की जब ये ट्राइबल पॉपुलेशन की ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ इसीलिए समस्या आ गया, अन्याय हुआ इसीलिए समस्या आ गया, ऐसी बहुत सारी बातें आता है। तो मेरा सवाल है, आर ट्राइबल पीपल, ये आदिवासी व्यक्तियों को क्या इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नक्सल क्या आदिवासियों को ये उनकी जान बचा रहे हैं? क्या ये कुछ लोगों में कुछ समय में आ गया था कि सिविल वॉर सिचुएशन आदिवासी एरिया में आ गया, क्या ऐसी स्थिति है? क्या
आदिवासियों को ये नक्सल ऑर्गेनाइजेशन से कोई फायदा हो रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? हाँ, बीच में आप कोई सवाल भी पूछना चाहे मेरे को पूछ सकते हैं, मैं ओपन हूं, आपके सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं। और नेक्स्ट है ये आदिवासी जनता, आदिवासियों के लिए नक्सली क्या किया है। नेक्स्ट, इस सवालों की बाद मैं आऊंगा कि एक मुख्य उनके जो स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स एक किताब है नक्सल ने लिखे हैं, वो किताब की चैप्टर 6 में उन्होंने लिखे हैं द सेंट्रल टास्क ऑफ द सिपाही माओइस्ट रिवॉल्यूशन इज सीजर ऑफ पॉलिटिकल पावर थ्रू प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार। एक पीपुल्स वार, प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार के द्वारा वो पावर को कब्जा करना चाह रहे। मूल उद्देश्य जो है नक्सल संगठन की पावर की कब्जा करना है। जब फर्स्ट फेज की नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ तब चारू मजूमदार बोले कि 1975 तक मैं पूरा कंट्री को लिबरेट करके कब्जा कर लूंगा। अब इनकी कहना है सेकंड फेज जो नक्सलिज्म चालू हुआ, उन्होंने बोले 2060 तक, इसीलिए प्रोटेक्टेड, बोले कि कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से धीरे धीरे करके हम पूरा कब्जा करेंगे, 2060 तक दिल्ली पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लेंगे। ये उनका मूल उद्देश्य है। और इसमें गणपति जी उनका ये स्टेटमेंट दिए कि ये जो लेनिन का स्टेटमेंट था उसको दोहराए, एवरीथिंग विदाउट स्टेट पावर इज इल्यूजन, कि बिना राज्य की शक्ति बाकी सब ये बेकार है। और नेक्स्ट, ये जो इसमें दो चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। उन्होंने जो उनका मूल मंत्र है सीजर ऑफ ये पावर थ्रू प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार और सेंट्रल टास्क। पहले मैं पीपुल्स ये प्रोटेक्टेड पीपुल्स ये वार समझाऊंगा, उसके बाद सेंट्रल ये टास्क बताऊंगा। ये जो प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार है ये है एक रिवोल्यूशनरी वारफेयर, और रिवोल्यूशनरी वारफेयर में एक गोरिल्ला वारफेयर आप देख रहे हैं, गोरिल्ला प्रणाली का लड़ाई और गोरिल्ला प्रणाली ये क्रांतिकारी राजनीति। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साहब जो बाकी पार्टीज कर रहे हैं वो है राजनीतिक, ये लोकतांत्रिक राजनीति। एक लोकतांत्रिक राजनीति है और एक क्रांतिकारी राजनीति है। जब तक ये गोरिल्ला लड़ाई और क्रांतिकारी राजनीति दोनों मिलता है तब उनका प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार 100% कंप्लीट होता है। और इसमें मैं केवल ये जो लड़ाई बंदूक से लड़ रहे हैं वो केवल 30% लड़ाई है और 70% राजनीति है। 70% राजनीति है क्योंकि उसमें उनका कहना है फाइटिंग इज मोर इंपोर्टेंट एंड ये मोर इंपोर्टेंट देन फाइटिंग इज प्रोपागेंडा। उनका कहना है लड़ाई महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे प्रचार प्रसार करें, प्रचार प्रसार के माध्यम से हम कैसे कब्जा करें। क्योंकि ये जो नक्सल लड़ाई है ये है एक आर्म्ड प्रोपागेंडा, हथियारबंद प्रचार, हथियारबंद प्रचार के माध्यम से कैसे कब्जा करें। आप उनका कहना है कि हाँ पूछिए। यस, मोस्ट वेलकम, पूछ लीजिए, सुनाई दे रहा है। मैं इसी से रिलेट पूछना चाहता हूँ, जैसे उनके जन चेतना मंच और ये सारी चीजें हैं, हाँ, तो हमारी जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, उनका क्या रोल आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं जो हम वो आगे मेरा प्रेजेंटेशन में है, अगर आपके सवाल का यही जवाब दूंगा तो उनका जो ये है सारी एनजीओ नक्सलाइट से रिलेटेड नहीं है। उनका जो है एक मास ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का है। एक कवर मास ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन मास ऑर्गेनाइजेशन है, मास ऑर्गेनाइजेशन टोटली उन्हीं के द्वारा संचालित ऐसे भी मास ऑर्गेनाइजेशन है। मास ऑर्गेनाइजेशन की मूल लक्ष्य क्या है? मेरा प्रश्न दूसरा है सर। हाँ। मेरा ये कहना है कि एनजीओ को कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो अभी समाज में, जो आदिवासी समाज में कई बहुत अच्छे अनुषंगिक संगठन है जो ये काम कर रहे हैं, हाँ। बहुत हद तक वो सफल रहे हैं जो ट्राइबल्स को उन तक वो ना जाएं और उनके बारे में बताने में। तो कहीं जो गवर्नमेंट है वो ऐसे संगठन है, इनके द्वारा भी इसमें कुछ रोल है कि ताकि इसमें आप उनके अगर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स रिवॉल्यूशन का किताब पढ़ेंगे, उन्होंने क्लियर लिखे हैं
कि जो बल भाई जो एक प्रोग्राम चालू किए थे वो किए थे लेनिन बोले केवल हथियार से लड़ाई से नहीं, आपको राजनीति भी करना पड़ेगा। राजनीति से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है विशुद्ध ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी से लेन देन नहीं, वो जनता की बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ कीजिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 5 उंगली में ये अंगूठा की विशेष प्रयोजन है, ये सबसे इंटरेक्ट करता है, ये सुरक्षा है, बाकी सब डेवलपमेंटल एजेंसीज है। ऐसी एरिया में ये जो है सुरक्षा थंब और बाकी डेवलपमेंटल एजेंसीज आपकी बाकी उंगलियां, वो 5 काम करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। आप बोलेंगे कि सुरक्षा को हटा देते हैं क्योंकि ये थंब ये अंगूठा किसी काम का नहीं, अंगूठा केवल छाप लगाने के लिए है। अंगूठा छाप लगा के कोई हमारी ये साइन करवा देता है, इसको हम अलग कर देते हैं, तो आपकी ये उंगलियां उतना काम नहीं करेगा। इसीलिए आपकी गोरिल्ला वॉरफेयर जो है, ये लड़ाई जो 30% होने के बावजूद भी इसका महत्व है और ये 70% का भी महत्व है। नेक्स्ट, उनके किताब में ये लिखे, डिस्ट्रॉइंग थ्रू वॉर द प्रेजेंट ऑटोक्रेटिक स्टेट मशीनरी, द आर्मी, द पुलिस, द ब्यूरोक्रेसी, ये रिएक्शनरी रूलिंग क्लासेस इज द सेंट्रल टास्क ऑफ द पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। उनका सेंट्रल टास्क है ये आर्मी को खत्म करना है, पुलिस को खत्म करना है, ब्यूरोक्रेसी सारी ढांचा को खत्म करना है, तभी जाके देश स्वतंत्र होगा। और इसको समझने की सबको आवश्यकता है, इसीलिए मैंने 2 चीजें, प्रोटेक्टेड वॉर और ये चीजों को आपको नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। और इसके लिए उनको क्या है, to accomplish the central task, the Indian people will have to be organized in the people's army। तभी उनको एक पीपुल्स आर्मी बनाना पड़ेगा, जब तब जाके वो सबको डिस्ट्रॉय करेंगे। आगे चलिए, ये आपका स्प्रेड है और दाते साहब ने अभी संक्षिप्त में आपको दिखाया था कैसे कैसे ये है। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप देखें, आसाम से लेकर के केरला तक वो एरिया में नक्सल प्रॉब्लम हो या कोई बीरप्पन है, वो है जंगल एरिया। आप देखेंगे जितनी हमारी जंगल एरिया है